अगर तुम्हें एक ऐसी पावर मिल जाए जिससे तुम सबकी मदद कर सको, लेकिन दुनिया कभी जान ही ना पाए कि तुम आखिर हो कौन, तो क्या तुम उस पावर को एक्सेप्ट करोगे? एक कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बिल्कुल हमारी तरह मानवास पढ़ता रहता था और उसे हमेशा लगता था कि असली हीरो वो होता है जो अपनी ताकत छुपा कर रखता है। इसलिए वो खुद भी रियल लाइफ में लोगों की मदद करता था, चुपचाप बिना क्रेडिट के। लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर देता है। लेकिन उसकी नई कहानी यहीं से शुरू होने वाली थी। जब वो आंखें खोलता है तो वो एक ऐसी दुनिया में होता है जहाँ स्वॉर्ड्स और मैजिक का राज है और उसके सामने एक गॉडेस खड़ी होती है जो उससे कहती है, ये दुनिया स्वॉर्ड्स और मैजिक की है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। एमसी सुनकर कहने लगता है, क्या आप मुझे जानती हो? गॉड से सुनकर कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम उन कुछ लोगों में से थे जो बिना दिखावा किए लोगों की मदद करते थे। एमसी देखकर निराश होते हुए कहता है, आखिर क्या फायदा उतना सब कुछ करने का, मैं तो छुप छुप के मदद करना चाहता था, पर मैं आपको बेवकूफ नहीं बना पाया। गॉडेस को ये सुनकर हंसी आती है और एमसी से कहती है, मैं हर्षिया, इस दुनिया की गॉडेस, तुम्हें एक ब्लेसिंग देना चाहती हूँ। तुम इस दुनिया में कुछ भी बन सकते हो, एक हीरो, एक डीमन किंग, एक ड्रैगन, या तुम हेल के किंग भी बन सकते हो। एमसी की आंखों में ये सुनते ही एक चमक सी आ जाती है और कहने लगता है, अच्छा तो आप मुझे एक एचएससी बना दो। गॉडेस से सुनकर कहती है, आखिर ये है क्या? एचएससी तो वो होता है जो हमेशा इग्नोर होता है, बट एक गजब वाली मूवमेंट पे एंट्री लेके पूरी गेम ही चेंज कर देता है। गॉडेस इतना सब सुनने के बाद कहती है, अच्छा तो ये बात है, तुम एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जिसके पास ओपी लेवल की पावर तो हो, मगर लोग उसे हमेशा इग्नोर करे और उसकी पावर सीक्रेट रहे। मैं समझ गई, तुम इस दुनिया में एक गरीब और कमजोर इंसान की हैसियत से जन्म लोगे। तुम्हारी स्ट्रेंथ एक हीरो, डीमन लॉर्ड और ड्रैगन से कहीं ज्यादा होगी, मगर जब भी कभी तुम्हारी पावर लोगों के सामने आई तो तुम्हारा दिल फट जाएगा। एमसी सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर मेरा दिल फट क्यों जाएगा? पर गॉडेस ने कांड कर दिया होता है और एमसी को रीइंकार्नेट कर देती है। अब हम 2 साल बाद अपने एमसी को देखते हैं जो एक जंगल सी जगह पर बहुत बड़े वुल्फ मॉन्स्टर्स की धुलाई कर रहा होता है, मगर ये सब देखते ही एक मॉन्स्टर की फट जाती है और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन हमारे एमसी इसे छोड़ने कहाँ वाला था कि तभी वो जंप करके सीधा इस मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है। अब हमें पता चलता है कि हमारे एमसी का नाम यूरियन है जो कि 9 साल का है। इसके बाद हम एक विलेज को देखते हैं जहाँ पर यूरियन अपने घर आ चुका है। तभी एरा यूरियन को देख कर कहती है, आखिर तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? यूरियन झूठ बोल देता है कि वो कहीं खाना ढूंढने गया था। एरा उसे समझाती है कि तुम्हें बाहर बिना बताए नहीं जाना चाहिए, बाहर बहुत खतरा है और तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। क्या वीक? अरे छोटी बहन 3-4 बेड़ियों की हड्डी पसली तोड़ के आया है ये। खैर तभी पीछे से कुछ बच्चे कहने लगते हैं कि आजकल बाहर इतना खतरा नहीं है, इतना अच्छा होता कि कभी भी आगे से कोई मॉन्स्टर यहाँ आता ही नहीं। यूरियन सुनकर काफी खुश होता है क्योंकि मॉन्स्टर्स को तो उसने ही खत्म कर दिया था, मगर यूरियन अच्छे से खुश हो पाता कि तभी ये मनहूस आदमी इसे पीछे से पकड़कर दूर फेंक देता है और गुस्से से कहता है, तुम्हें किसने कहा बाहर जाने के लिए? मैंने तुम्हें जगह दी जब से तुम एक बच्चे थे, मगर क्या फायदा, तुम तो एक कमजोर और लाचार बच्चे हो। यूरियन ने सुनकर माफी मांगता है लेकिन अंदर से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद डायरेक्टर इन सभी से कहता है, तुम सभी ने वो गाना याद तो कर लिया है ना? अगर किसी को वो गाना याद नहीं हुआ तो वो बेड़ियों का शिकार बन जाएगा। सीन आगे शिफ्ट होता है और ये पोछा लगाते हुए गा रहे होते हैं। गाँव वाले सुनकर इनकी काफी प्रशंसा करते हैं और खुश होकर इन सबको चिकन देते हैं, मगर इस साले डायरेक्टर ने इन बच्चों से सारा चिकन छीन लिया होता है और खाने के लिए बस इनको क्या देता है, कुछ आलू। ये भगवान क्या जुल्म है। ये लड़की बेचारी इतनी नाइंसाफी देख कर कहने लगती है, आखिर क्यों हमें ये सब खाने को मिला? आंटी ने तो वो चिकन हमें दिया था। इसे सुनकर वो साइड वाला बच्चा कहता है, आप बस खा भी लो। मगर तभी यार इन सब से कहती है कि मैंने आंटी से ये अंडे चुपके से लिए थे, चलो आज इन्हें ही खाते हैं। सब ये देखकर काफी खुश हो जाते और चिल्लाने लगते हैं। एरा यूरियन को अपना वाला भी खाने को देती है क्योंकि यूरियन काफी ज्यादा पतला है। यूरियन मना करने लगता है मगर एरा मानने कहाँ वाली थी और इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। पर तभी एरा के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है और वो शर्माने लगती है। यूरियन एरा को कहता है कि तुम्हें ये खाना चाहिए और याद करता है कि जब सभी लोगों ने उसे मारने के लिए छोड़ दिया था तभी एरा ने इसे बचा लिया था और अपने साथ इसी जगह पर लाई थी। इसके बाद यूरियन एरा के मुंह में अंडा डालते हुए कहता है, एरा चलो मैजिक स्कूल में जाते हैं। मैंने सुना है कि वो किसी भी बैकग्राउंड के लोगों को एडमिशन देते हैं और तुम वहाँ बहुत तरह के खाने का मजा ले सकती हो। ये बातें सुनते ही ये दोनों भी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हमें भी वहाँ जाना है। जिसके बाद एरा इन सभी को गले लगा कर कहती है, एक दिन हम सभी वहाँ जरूर जाएंगे। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर इन सभी से कहता है, बच्चों तुम्हारे लिए खुशखबरी है, एरा आज अडॉप्ट होने वाली है। इसे सुनते ही यूरियन शॉक हो जाता है और एरा इन सभी से माफी मांगती है कि उनका वादा अब पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरे बच्चे भी कहने लगते
कहते हैं तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी तुम्हारे लिए काफी खुश है। अब डायरेक्टर इनकी खुशी में नमक छिड़कते हुए कहता है, यूरियन तुम्हारे लिए भी एक गुड न्यूज है, तुम्हें वुल्फ ऑफ गॉड को सैक्रिफाइस करने के लिए चुना गया है, मुबारक हो। एरा ये सुनते ही कहती है, आपने तो कहा था कि अगर मैंने अडॉप्ट होने के लिए कह दिया तो आप यूरियन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। डायरेक्टर यूरियन से कहने लगता है, यूरियन क्या तुम्हें पता है कि आखिर आजकल वुल्फ मॉन्स्टर्स ने कम क्यों हो गए हैं? क्योंकि हम वुल्फ ऑफ गॉड को रोज रोज खाना देते हैं। वुल्फ ऑफ गॉड को बच्चों का मीट खाना काफी ही ज्यादा पसंद है। तुम काफी कमजोर और पतले हो, तो तुम कभी भी एक अच्छे काम करने लायक नहीं बन पाओगे। इसके बदले तुम्हारी कुर्बानी इस विलेज को बचा सकती है। यूरियन अंदर ही अंदर सोचने लगता है, तो इस ऑर्फनेज को चलाने के पीछे ये बात है। एरा पीछे से चिल्लाकर बोलती है, सर यूरियन के बदले मैं अपनी कुर्बानी दूंगी, प्लीज यूरियन को छोड़ दीजिए। डायरेक्टर गुस्से में आकर एरा को पंच करने ही वाला था कि बीच में ही रुक जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं अपनी एक कीमती चीज पर दाग नहीं लगा सकता। लेकिन एरा आगे से फिर से ये सब कहने की हिम्मत भी मत करना, अगर तुमने किया तो मैं यूरियन के साथ साथ बाकी सबको भी भेड़ियों को खिला दूंगा। एरा ये सुनकर काफी ज्यादा सदमे में आ जाती है। अब आगे सीन शिफ्ट होता है और हम यूरियन को देखते हैं जिसे सजा कर सैक्रिफाइस होने के लिए छोड़ा गया होता है। यूरियन सोचता है, आखिर मैं अब क्या करूं? क्या मुझे उस वुल्फ गॉड को मार देना चाहिए और चुपके से कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए? लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एरा आ जाती है। इसे देखकर यूरियन हैरान होते हुए कहता है, एरा आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो और तुम्हारे बालों को ये क्या हुआ? एरा नकली सी मुस्कान देते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने इन्हें खुद ही काटा है? लग रही हूँ ना मैं तुम्हारी ही तरह। यूरियन अब बात करने का टाइम नहीं बचा है, तुम जल्दी जल्दी मेरे साथ अपने कपड़े बदल लो। यूरियन कहता है, लेकिन क्यों? आखिर तुम ये क्यों कर रही हो? जिसे सुनकर एरा कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह अपनी कुर्बानी देना चाहती हूँ। यूरियन शॉक होते हुए कहता है, क्या सैक्रिफाइस? क्या तुम्हें सैक्रिफाइस होने का मतलब भी पता है? एरा कहती है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी एक सैक्रिफाइस ही था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे लगा कि मेरा भाई जिंदा हो चुका है। मैं फिर से अपने भाई को मरते हुए नहीं देखना चाहती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जितना हो सके दूर चले जाओ। यूरियन इसे सुनकर कहने लगता है, तो चलो फिर साथ में यहाँ से दूर चले जाते हैं। आखिर तुम अपने आप को सैक्रिफाइस क्यों करोगी? एरा कहती है, क्योंकि यूरियन वो हमें ढूंढ लेंगे। बड़े लोग काफी ज्यादा तेज होते हैं। मुझे पता है कि डायरेक्टर ने अगर मुझे देख लिया तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम अभी भाग निकलोगे तो तुम तब तक इस विलेज से बाहर निकल गए होगे। ए यूरियन प्लीज, हम दोनों के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। यूरियन गुस्सा होते हुए सोचने लगता है, एक 10 साल की लड़की की सोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास ओपी लेवल की पावर तो है, लेकिन तब भी। मगर इनकी बात यहाँ पर खत्म हो जाती क्या अचानक से डायरेक्टर पीछे से चाकू हाथ में पकड़े हुए आता है और कहता है, एरा आखिर तुम्हारे बालों को ये क्या हो गया? एरा डरते हुए कहती है, सर मैं आपको समझा सकती हूँ। और यूरियन अपने दिमाग में सोचने लगता है, क्या वो एक चाकू है? डायरेक्टर एरा की तरफ गुस्से से बढ़ने लगता है और यूरियन एरा को बचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन तभी यूरियन के दिल में काफी ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और उसे गॉडेस की वो बात याद आती है कि अगर उसकी पावर लोगों को पता चल गई तो उसका दिल फट जाएगा। डायरेक्टर एरा को गले से पकड़ता है, जिसकी वजह से एरा के मुंह से खून निकलने लगता है। डायरेक्टर एरा से कहता है, अच्छा तो तुम भी अपने भाई की तरह सैक्रिफाइस होना चाहती हो? एरा चलो मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूँ। वो वुल्फ गॉड मैं ही हूँ। मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा था, फिर मैंने उसकी बॉडी को भेड़ियों के लिए छोड़ दिया और उसके ऑर्गन्स को अच्छे पैसों में बेच डाला। डायरेक्टर हंसते हुए कहता है, ए यारा क्या तुम मर गई? ए यूरियन देखो तुम्हारी बहन मर गई है, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हें भी तुम्हारी प्यारी यारा के पास भेज दूंगा। यूरियन अब काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था, उसके अंदर से काफी डार्क ऑरा निकलने लगता है। यूरियन को एरा के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं कि कैसे एरा ने उसकी जान बचाई थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। यूरियन कहता है, आखिर मैं किस चीज का इंतजार कर रहा था? और हम इसी के साथ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉडेस कहती है, आखिर तुम एक ओपी हिडन कैरेक्टर क्यों बनना चाहते हो? मेरे हिसाब से तो हीरो या डीमन किंग सबसे बेस्ट रहेगा। क्या तुम बस अपनी पावर्स को हिडन रखने के लिए ये सब मांग रहे हो? एमसी कहता है, हीरोज और डीमन किंग अपनी पावर को लोगों के लिए यूज करते हैं, मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और प्रेजेंट में आते ही यूरियन अपने हाथ से डायरेक्टर के सर को उखाड़ कर कहता है, मैं अपनी पावर्स को यूज करके उन सभी लोगों को बचाना चाहता हूँ जो मेरे लिए खास है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरियन की हिट से बिल्डिंग पूरी तरह ब्लास्ट हो चुकी थी और आसमान में एक स्टार बन चुका होता है। एरा गिरने लगती है, लेकिन यूरियन
यूरियन उसे पकड़ कर कहता है, एरा मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें बचाने में देर हो गई। लेकिन तभी एरा खांसने लगती है, जिसे देखकर यूरियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे जल्दी से हील करने लगता है। यूरियन कहता है, शुक्रिया ऊपर वाले का कि एरा अभी भी जिंदा है, लेकिन मैंने जो भी किया मुझे उसका पछतावा बिल्कुल भी नहीं है। और यूरियन अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगता है। अब हम देखते हैं कि जब यूरियन अपनी आंखें खोलता है तो वो शॉक होते हुए कहता है, आखिर मैं अभी तक मरा क्यों नहीं? अच्छा तो ये बात है, अगर कोई मरने से पहले मेरी पावर्स के बारे में जान ही नहीं पाई तो मेरा दिल फट नहीं जाएगा। ये सीन यहीं से खत्म होता है और आगे एमसी बताता है, गॉडेस हर्शिया का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया कि मैं इस दुनिया में आ पाया और मैंने एरा को उस हरामी डायरेक्टर से बचा भी लिया। उस घटना को अब 4 साल बीत चुके हैं। हम यूरियन को देखते हैं जो एक जंगल में आया हुआ होता है। तभी एक मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन यूरियन उसे एक ही हिट में खत्म कर देता है। सीन आगे शिफ्ट होता है और हम एरा और यूरियन को देखते हैं जो मैजिक एकेडमी जाने के लिए निकल रहे होते हैं। सिस्टर आर्लिन उनसे कहती है, तो तुम दोनों ने अच्छे से तैयारी तो कर ली है ना? दोनों हाँ में जवाब देते हैं और सिस्टर आर्लिन का शुक्रिया अदा करते हैं उनके लिए इतना सब कुछ करने के लिए। वैसे गाइस, सिस्टर आर्लिन ने ही डायरेक्टर के मरने के बाद इन सब का ख्याल रखा था। ये दोनों भी यूरियन और एरा को चीयर अप करने लगते हैं। यूरियन सोचता है मैजिक स्कूल एक ऐसी जगह है जिसका हम उस घटिया से ऑर्फनेज में सपना देखा करते थे और ये वही जगह है जिसका मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। ये 4 साल मेरे लिए काफी ही बोरिंग थे। मैं बस चुपके चुपके मॉन्स्टर्स को मार रहा था, लेकिन अब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। एक फैंटेसी वर्ल्ड और मैजिक स्कूल ऐसा ही तो होना चाहिए जहां मुझे काफी ही वीक समझा जाए। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद हमें बताया जाता है रॉयल स्कूल ऑफ मैजिक एक ऐसा स्कूल है जो रॉयल फैमिली ने बनाया था। यहाँ किसी भी स्टेटस का बंदा हो उसके टैलेंट को इग्नोर नहीं किया जाता। फिर हम मैजिक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारे लोग एग्जाम देने आए हुए होते हैं। इनमें से जिनके पास ब्लू ब्रूच है वो नोबल फैमिली से आते हैं। रेड ब्रूच वाली लड़की इस देश की प्रिंसेस है और जिनके पास ब्लैक ब्रूच है वो कॉमनर्स है। जब यूरियन और एरा यहाँ पहुँचते हैं तो कुछ बच्चे इनका मजाक उड़ाते हैं, अरे देखो बेचारे गरीब लोग, हम अकेडमी का सपना आखिर देख भी कैसे सकते हो। यूरियन इस बात से खुश होता है क्योंकि उसे यही वाइब तो चाहिए थी। एरा गुस्से में कहती है, यूरियन चलो यहाँ से चलते हैं, ये लोग इंसान से ज्यादा स्टेटस को वैल्यू देते हैं। यूरियन उसे रुकने का कहकर अंदर ही अंदर सोचने लगता है, अच्छा खासा मौका हाथ से चला गया। इसके बाद एग्जाम शुरू होता है। प्रिंसिपल कहता है, आज का एग्जाम काफी सिंपल है, तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स और मैजिक पावर टेस्ट की जाएगी। तो भी कुछ लोग यूरियन का मजाक उड़ाते हैं, देखो फिर से वही ब्लैक ब्रूच, क्या ये तलवार पकड़ भी पाएगा? तभी काकाशी सेंसे जैसा एक बंदा कहता है, मैं स्वॉर्ड स्किल एग्जाम का इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरा नाम है गार्डियन बी। इस एग्जाम में तुम्हें सिर्फ एक बार अपनी स्वॉर्ड से टारगेट को हिट करना है। वो डेमो के लिए वो खुद ही टारगेट तोड़ देता है। सबसे पहले टीएन को बुलाया जाता है। वो पूछती है, अगर मैं टारगेट हिट न कर पाई तो क्या मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी? गार्डियन भी स्वैग में कहता है, वैसे तो हमें तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है, इसलिए हमने उसूल को ऐड ही नहीं किया। टीएन सिर्फ टारगेट को आधा ही काट पाती है। फिर क्रिस और रिचेल की बारी आती है, मगर वो भी सिर्फ टीएन की तरह आधा ही काट पाते हैं। इन तीनों के बाद एरा की बारी आती है। यूरियन कहता है, एरा तुम ये कर सकती हो। एरा हाँ कहती है और आगे बढ़ने लगती है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, ये छोटी बच्ची क्या ही उखड़ पाएगी। लेकिन एरा अपना पास्ट याद करते हुए सोचती है, मैं उस वक्त यूरियन को बचा नहीं पाई थी, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। और फिर वो टारगेट पर तलवार चला के उसे 2 टुकड़ों में काट देती है। एरा की पावर देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। गार्डियन भी सोचता है, इस टारगेट में मैजिकल रॉड फीड की गई थी, फुल पावर से भी कोई इसे नहीं काट सकता। ये सिर्फ तलवार में मैजिक ट्रांसफर करने से ही पॉसिबल है और वो एक आम इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन इस लड़की ने कर दिखाया। इसमें कुछ तो खास बात है। अब हमारे यूरियन की बारी आती है। वो तलवार उठाकर सीधा टारगेट पर हिट कर देता है, लेकिन टारगेट पर सिर्फ एक छोटा सा कट ही लगता है। लोग फिर से उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यूरियन तो अपने ही मजे में होता है। अब मैजिक टेस्ट शुरू होता है। इंस्ट्रक्टर जी कहती है, तुम सभी को इस मैजिक टूल की मदद से टारगेट पर अपने मैजिक से स्ट्राइक करना है। सबसे पहले क्रिस की बारी आती है। टाइम आ गया है इन सबको अपना जलवा दिखाने का। जिसके बाद क्रिस अपनी पावर्स को दिखाते हुए शो ऑफ करने लगता है। इसके बाद यूरियन की बारी आती है। जब वो क्रिस से मैजिक टूल मांगता है तो क्रिस उसे नीचे फेंक देता है। क्या तुम्हें नहीं लगता एक कॉमनर को चुप कर एक नोबल से टीस लेनी चाहिए? एरा और सी टेंशन में आ जाती है कि कहीं ये दोनों लड़ने न लग जाए, लेकिन यूरियन इन सभी को शांत करते हुए सोचने लगता है, क्रिस तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारी ही वजह से सभी बच्चे मुझे इतना नीचा दिखाते हैं।
वो मैजिक टूल उठाता है और टारगेट की तरफ पॉइंट करता है। यूरियन सोचता है मैं अपने प्लान के हिसाब से फिर से अपने आप को फेल करवा दूंगा ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं, एक HSC बनने का। लेकिन गलती से वो ज्यादा पावर यूज कर देता है और मैजिक टूल यूरियन की पावर को सह नहीं पाता और टूट जाता है। सब लोग ये देखकर काफी ही शॉक हो जाते हैं। ये देखकर ज्यादा तो क्रिस की फट रही होती है। यूरियन सोचने लगता है अब तो मैं गया, समझो मेरा सपना भी गया और मैं भी। सभी लोग कह रहे होते हैं आखिर ये क्या था, आखिर एक कॉमनर के पास इतनी मैजिक पावर हो कैसे सकती है। यूरियन दूसरी तरफ से सोच रहा होता है अब तो मैं गया। लेकिन तभी क्रिस पागल होते हुए कहता है ये मैजिक टूल का कोई डिफेक्ट हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि उसकी स्टैट्स का बंदा वो सब कर सके। बाकी सभी भी क्रिस से एग्री होने लगते हैं। दूसरी तरफ यूरियन लाचार बनते हुए कहता है ओह क्रिस यार तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, और आखिर ये मैजिक टूल इतना कमजोर क्यों है, मैंने तो इसे बस थोड़ा सा ही पावर पुश दिया था, आखिर ये एक्सप्लोड हुआ तो हुआ कैसे। मैंने HSC बनने के लिए काफी मेहनत की है, मैं किसी को भी अब पता नहीं चलने दे सकता, मुझे आगे से ध्यान रखना होगा। अब प्रिंसिपल आखिरी टेस्ट लेने के लिए इन सभी से कहते हैं कि तुम सभी को 3 बंदूक का ग्रुप बनाकर जंगल में जाना है और वहाँ बीस्ट्स को खान करके उसका एक फैंग लाना है। तुम सभी को उन लोगों के साथ ग्रुप बनाना है जिनके पास तुम्हारी ही कलर की लाइट चमक रही हो। हम एरा को देखते हैं जिसके पास रेड वाली लाइट चमक रही होती है और वो इन दोनों के साथ ग्रुप बना लेती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन उससे पहले वो यूरियन को बाद में मिलने का कहती है। यूरियन भी उसे हाँ कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि बेचारे के पास अभी तक कोई भी लाइट ग्लो नहीं कर रही होती। लेकिन तभी रिचल और टियन यूरियन के पास ग्रुप बनाने के लिए आते हैं क्योंकि इनके पास भी यूरियन की तरह कोई लाइट ग्लो नहीं कर रही थी। टियन यूरियन को देखकर शर्माने लगती है और यूरियन सभी से कहता है चलो अपना बेस्ट देते हैं। तभी कुछ बच्चे इन सब का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं देखो ब्लैक ब्रूच और ग्रीन ब्रूच कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैंने सुना है कि रिचल का ये 4th अटेम्प्ट है, उसके पास 0 टैलेंट है, इसलिए तो वो एक कॉमनर है। और वो कौन है? एक नोबल जिसे उसकी फैमिली ने बेदखल कर दिया। इतनी बढ़िया टीम है लूजर्स की यार। लेकिन तभी यूरियन सोचने लगता है 1 मिनट, 4 बार फेल हुआ बंदा और 1 बेदखल की गई नोबल, यही तो चाहिए था। सीन आगे शिफ्ट होता है और हम तीनों को देखते हैं जो एक बीस्ट से डर कर भाग रहे होते हैं। कुछ देर बाद ये लोग एक सेफ जगह आराम करने लगते हैं। यूरियन सोचने लगता है अगर मुझे स्कूल में एडमिशन लेना है तो मुझे एक बीस्ट को खान करना तो पड़ेगा, लेकिन इन दोनों के साथ मैं वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आखिर मैं अब क्या करूं? अगर मैं अकेला होता तो मैं आसानी से 100 बीस्ट्स को भी मार पाता। तभी रिचल कहने लगता है अगर हम यही सब करते रहे तो हम इस एग्जाम में पक्का फेल हो जाएंगे। मुझे पता है कि तुम दोनों की अलग अलग कहानी है, लेकिन मैं इस साल फेल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये मेरा आखिरी चांस है, तो चलो बीस्ट का फैंग लाते हैं। यूरियन कहता है आखिर ये मुमकिन कैसे है? रिचल कहता है मेरे पास एक रास्ता है, अगर तुम बीस्ट को गौर से देखो तो तुम देख पाओगे कि वो अपने नुकीले दांत को हमेशा खुला रखता है। अगर तुम वो करो जो मैं कहूँ तो हम वो जरूर हासिल कर सकते हैं। रिचल टियन से कहता है तो चलो फिर तुम इसे अपनी बॉडी पर फैला दो। टियन कहती है आखिर ये है क्या? रिचल कहता है ये हिरन का खून है, बीस्ट्स की सूंघने की शक्ति काफी ही तेज होती है, हम फैंग निकाल लेंगे जबकि तुम उसे इस खून से डिस्ट्रैक्ट करोगी। टियन कहती है वैसे मैं उतना तेज नहीं भाग पाती। रिचल कहता है तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे तोड़ लेंगे जब वो तुम्हें खा रहा होगा। रिचल की बातें सुनते ही टियन शॉक में आ जाती है। रिचल टियन पर वो खून फेंकने ही वाला था कि यूरियन उसका हाथ पकड़कर कहता है क्या तुम उसे मरने के लिए कह रहे हो? रिचल कहता है आखिर इसमें गलत ही क्या है? क्या तुम मेरा के साथ स्कूल नहीं जाना चाहते? क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता है? मेरे पास भी नहीं है, मैं बस एक कॉमनर हूँ। नोबल की तरह हमारे पास जन्म से मैजिक पावर्स नहीं होती, हमें बस इस नोबल लड़की को सैक्रिफाइस करना है और हम दोनों एग्जाम पास कर लेंगे। हमारे साथ इसका रहना ही प्रूफ है कि ये बेदखल की गई है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम जैसा चाहे इसे यूज कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद टियन अपना पास्ट याद करते हुए दुखी सी हो जाती है जहाँ पर एक औरत कह रही होती है लेडी टियन फिर से फेल हो गई, लेकिन सर रिकी को देखो वो हर किसी में टॉप करते हैं, वो इस फैमिली के लिए सिर्फ एक बोझ से कम नहीं। और इसी के साथ जब टियन प्रेजेंट में अपनी आंखें खुलती है तो वो हैरान होते हुए यूरियन की तरफ देख रही होती है जो कह रहा होता है चाहे उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया हो या ना हो, हर किसी का अपना टाइम आता है चमकने के लिए, आखिर तुम्हें दूसरों को जज करने का हक किसने दिया? इसे सुनते ही रिचल गुस्से में आ जाता है और सारा खून इन दोनों पर फेंक देता है और कहता है अच्छा तो फिर तुम्हें भी इसी के साथ मरना होगा। बियर बीस्ट को जल्दी ही इस खून की गंध आती है और इन दोनों पर झपट पड़ता है। टियन काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन जब वो यूरियन की तरफ देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि यूरियन तो कमजोर है, अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो ये बियर बीस्ट हम दोनों को मार देगा, इसलिए मुझे इसे हराना ही होगा। बीस्ट अब काफी ही डरावना लग रहा था जिससे टियन का हौसला काफी कम होने लगता है, लेकिन पास्ट की बातें याद आते ही वो अपने आप को संभालती है और अपने विंडशील्ड अटैक बीस्ट पर करते हुए कहती है मैं भी एक नोबल हूँ,
अब टियन विंड स्वॉर्ड अटैक यूज करती है, लेकिन इससे बीस्ट को कुछ भी नहीं होता। टियन कहने लगती है, अगर मैं इस बीस्ट से लड़ नहीं सकती तो मैं यूरियन को तो बचा ही सकती हूँ। ये कहते ही टियन यूरियन को अपने मैजिक से उड़ाकर दूर फेंक देती है और उसकी तरफ एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहती है, यूरियन तुम्हारा शुक्रिया मुझे हौसला देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ से जितना हो सके दूर पहुंच जाओगे। और इसी के साथ बीस्ट टियन पर अटैक करने लगता है। टियन गिरने लगती है, लेकिन तभी यूरियन हीरो वाली एंट्री लेकर टियन को पकड़ कर कहता है, देखा मैंने कहा था ना तुम्हारा भी चमकने का टाइम आएगा। यूरियन टियन को नीचे रख देता है। बीस्ट यूरियन की प्रेजेंस को फील करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यूरियन बिना देखे एक ही हिट से बीस्ट का वहीं पर काम तमाम कर देता है। उसके बाद यूरियन कहने लगता है, अब टाइम है उस साले हरामजादे का स्वागत करने का। जब वो वापस आएगा तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। सीन रिचल पर शिफ्ट होता है, जिसने कुछ और लड़कों को अपने साथ मिला लिया था और वो इन तीनों के पास आ पहुंचता है। रिकी इन सभी से कहता है, आखिर तुम ये सब कर क्या रहे हो? जिसे सुनकर वो बंदा कहता है, हम यहाँ तुम्हें इस एग्जाम में फेल करने आए हैं। हम सभी नोबल्स को फेल करेंगे और खुद पास हो जाएंगे। ये पिंक वाला बंदा इसे चुप होने को कहता है, क्योंकि ये बंदा इनके प्लान की दोती खोल रहा था, लेकिन वो बंदा चुप ही नहीं होता। रिकी कहता है, आखिर तुम हमें हराओगे कैसे? इसे सुनकर वो बंदा इरिटेट होते हुए कहता है, हम नहीं बल्कि वो बियर बीस्ट तुम्हें हराएंगे। इसे सुनते ही हमारी प्रिंसेस कहने लगती है, इससे लगता है कि तुम जानते हो कि बीस्ट खून की तरफ आकर्षित होते हैं। रिकी, एक रॉयल ब्लड होने की हैसियत से मैं तुम्हें इन सभी को अरेस्ट करने का हुक्म देती हूँ। इसे सुनते ही रिकी इन सभी पर हमला करके इन्हें वही बेहोश कर देता है। इनमें से कुछ बच्चे रिकी पर खून फेंक देते हैं, लेकिन प्रिंसेस अपनी पावर की मदद से खून को फ्रीज कर देती है। रिचल तब भी यहाँ नहीं रुकता और अपने हाथ को तलवार से काट कर खून प्रिंसेस की तरफ फेंक देता है। बीस्ट्स प्रिंसेस को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन रिकी अपने एक ही अटैक से इन सारे बीस्ट्स के सर को धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर इन तीनों की फट जाती है। लेकिन सभी को बांध कर रिचल से कहता है, वैसे तुम मेरी बहन के साथ ग्रुप में थे ना? जिसे सुनकर वो हंसकर रिकी और एरा से कहता है, तुम्हारी बहन और भाई तो अब तक बीस्ट्स का खाना बन चुके होंगे। ये दोनों इसे सुनते ही शॉक हो जाते हैं और रिकी यहाँ से तेज स्पीड में अपनी बहन को बचाने जाता है। एरा भी जाने लगती है, लेकिन प्रिंसेस एरा को समझाती है, मुझे पता है कि तुम्हें काफी चिंता हो रही होगी, लेकिन तुम बस रिकी के रास्ते में आओगी। एरा भी समझ जाती है और वही रुक जाती है। रिकी जब उस जगह पहुंच जाता है तो वो अपनी बहन को सही सलामत पाता है और उसके पास एक फैन भी होता है। तभी रिकी की नजर हेलमेट पहने हुए यूरियन पर पड़ती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। रिकी अपनी बहन को जख्मी देखकर गुस्से में आ जाता है और यूरियन पर अटैक करने लगता है। यूरियन रिकी के अटैक को हवा में ही ब्लॉक कर देता है। यूरियन रिकी को समझाने लगता है कि उसने टियन को जख्मी नहीं किया है और उस हरामजादे रेचल के साथ बिल्कुल भी रही है। रिकी अपनी विंड पावर यूज करके यूरियन को दूर फेंक देता है और टियन के आसपास एक विंड शील्ड को क्रिएट कर देता है। रिकी यूरियन से कहता है, तुमने मेरे अटैक को एक बार नहीं बल्कि 2 बार डॉज किया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम रिकी है और मैं उस काउंट फैमिली का बड़ा बेटा हूँ जो विंड स्पिरिट वी को सर्व करती है। यूरियन ये सुनकर कहने लगता है, हाँ ठीक है, वैसे मेरा नाम था क्या? यूरी हाँ यूरिस ब्ला ब्ला। क्या? रिकी यूरियन से कहता है, वैसे तो मैं समझ गया कि तुम उस पागल रेचल के साथ ही हो, मगर आके तुम मुझे ये तो बता ही सकते हो कि मेरी बहन के साथ ये सब किसने किया? यूरियन इसका जवाब देते हुए कहता है, वैसे तुम्हारी बहन के साथ वो सब मैंने ही किया, वो मैं ही था जिसने उसे बेहोश कर दिया। इसे सुनते ही रिकी पागल सा हो जाता है और कहता है, इस बार मैं तुम्हारे इस हेलमेट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यूरियन कहता है, बयान करना उतना भी आसान नहीं, वेल क्या ही कर सकते हैं, वैसे मुझे उस 20 फैंग को भी कलेक्ट करना है, तो चलो इस बात को जल्दी से खत्म कर देते हैं। रिकी यूरियन की स्पीड देखकर काफी इंप्रेस होता है और अंदर ही अंदर सोचने लगता है, इसकी मूवमेंट स्पीड तो एक मिड टायर नाइट से भी आगे है, लेकिन मैं इसके मूव्स का पता लगा पा रहा हूँ। जिसके साथ ही वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी यूरियन रिकी के पीछे आकर उसे बेहोश कर देता है और कहता है, इस पर तुमने अटैक किया हो तो बस मेरी आफ्टर इमेज थी। बस सीन यहाँ से आगे शिफ्ट होता है और हम प्रिंसिपल ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये बंदा इन सभी को जंगल में हुए हादसे के बारे में बता रहा था और कैसे कुछ खास बच्चों ने उस घटना को होने से बचा लिया। जी इसे सुनते ही कहती है, इस साल काफी टैलेंटेड बच्चे एडमिशन के लिए आए हैं। जेरी जी को टोकते हुए कहता है, आखिर ये तुम कह क्या रही हो? इस साल तो काफी ही बकवास है। इस साल में बहुत से कॉमनर्स और लो बॉर्नर्स एग्जाम को देने के लिए आए थे। जी जेरी को अपनी जबान संभालने का कहती है, क्योंकि स्कूल में स्टेटस से ज्यादा टैलेंट को देखा जाता है। इनकी बकवास आगे बढ़ती कि तभी प्रिंसिपल चिल्लाकर इनको चुप करा देता है और इस बंदे को रिजल्ट बताने का कहता है। ये बंदा बताता है कि कुल 29 बच्चे एग्जाम पास कर चुके हैं और इनमें से टॉप 10 बच्चे ये हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट
होता है और हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो अपना अपना नाम रिजल्ट बोर्ड पर ढूंढ रहे होते हैं और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि फर्स्ट प्लेस पर है हमारी प्रिंसेस सेरिथी, सेकंड प्लेस पर है रिकी जो सोच रहा होता है यूरिस ब्ला ब्ला यही कहीं होगा, इसका सवाल ही नहीं उठता कि वो एग्जाम में फेल हो जाए। थर्ड प्लेस पर है जेड, फोर्थ प्लेस पर ये दोनों बहनें सिया और म्यू है, सिक्स्थ प्लेस पर हमारी एरा है, सेवंथ प्लेस पर है साला क्रिस, एट्थ प्लेस पर है अकड़ू रीजो जो कि सोच रहा होता है आखिर मुझे एग्जाम देना क्यों पड़ा, मैं घर जाने से पहले सच में किसी को मार दूंगा। नाइन्थ प्लेस पर है प्यारी सी हिना जो कि सोच रही होती है कि मैं प्रिंसेस की आखिरकार दोस्त बन पाऊंगी और लास्ट में है गुलायत। इसके बाद हम टीएन को देखते हैं जिसने एग्जाम पास कर लिया था। टीएन सोच रही होती है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था रिकी ने सेकंड प्लेस हासिल की लेकिन यूरियन कहाँ है। इसी के साथ हम यूरियन को देखते हैं जिसके चेहरे पर 12 बज रहे थे क्योंकि ये बंदा फेल हो गया है। यूरियन सोच रहा होता है मैंने 20 फैंग तो लाया लेकिन शायद मुझे तलवारबाजी और मैजिक एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। तो अभी एरा यहाँ पर यूरियन को ढूंढते हुए आती है। एरा यूरियन से कहती है शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम ठीक हो, मैं काफी ही परेशान हो गई थी। यूरियन हंसते हंसते कहता है मैं ठीक हूँ एरा, मुझे माफ करना कि तुम्हें परेशानी हुई। वैसे एरा मुबारक हो, तुमने 6th प्लेस जो हासिल की है। तब एरा हंसते हुए कहती है तुम्हारा शुक्रिया यूरियन, मैं काफी किस्मत वाली थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले साल भी मुझे ऐसा ही लक मिले। यूरियन हैरान होते हुए कहता है क्या अगले साल? इसे सुनकर एरा बताती है ओ यूरियन मैं इस साल स्कूल में नहीं जाने वाली क्योंकि हमने एक साथ जाने का वादा जो किया था। पीछे से क्रिस से सुनते ही गधे की तरह हंसने लगता है और कहता है हाँ तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद क्रिस नाचते हुए इनका मजाक उड़ाने लगता है और इसी के साथ काफी ही ज्यादा हंसने लगता है। इसे देखकर यूरियन काफी ही इरिटेट होकर सोचता है क्या मुझे इसे खींच कर घूसा मार देना चाहिए। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हम जी को देखते हैं जो कह रही होती है रुकिए मैं इस रिजल्ट को नहीं मानती। प्रिंसिपल कहता है मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है। जी कहती है मैं उन टॉप 10 की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे ये समझ ही नहीं आया कि आखिर यूरियन को एग्जाम में पास क्यों नहीं किया गया। इसे सुनते ही बंदा कहने लगता है यूरियन ने एक बीस्ट फैंग तो लाया था लेकिन मुझे बताया गया कि उसने उस बीस्ट को खुद से नहीं हराया था। गारियो भी इस बंदे की बात से सहमत होकर कहता है वैसे उसकी तलवारबाजी भी कुछ खास नहीं थी। ये सब सुनकर कहती है लेकिन यूरियन के पास मैजिक टैलेंट काफी ज्यादा है, उसने तो एग्जाम के वक्त मैजिक टूल को भी तोड़ डाला था। अगर हमने उसके टैलेंट को अनदेखा किया तो हमारे इस किंगडम के लिए काफी ही बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन तभी जेरी फिर से जी के साथ बहस करने लगता है और यूरियन की काफी इंसल्ट करने लगता है मगर प्रिंसिपल फिर से चिल्लाकर इन्हें चुप करा देता है और इस बेचारे बंदे के कानों से तो खून निकलना शुरू हो जाता है। प्रिंसिपल कहता है अगर जी उस बच्चे की इतनी तारीफ कर रही है तो सच में उसके पास टैलेंट तो होगा। मैं स्कूल का हेड होने के नाते यूरियन को स्कूल में आने देता हूँ लेकिन अगर उसने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मैं तुरंत ही उससे स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। इसके बाद सीन एक बंदे पर शिफ्ट होता है जो भागते हुए आता है और कहने लगता है मैं आप सबसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ, स्कूल ऑफ मैजिक ने एक और बच्चे को एडमिशन देने का डिसाइड किया है। ये दोनों बच्चे सोच रहे होते हैं कि मेरा ही नाम लेगा, नहीं मैं ही हो सकता हूँ। और इसी के साथ वो बंदा कहता है कि यूरियन वो बच्चा है जिसे ऑनर स्टूडेंट ऑफ मैजिक के लिए एक्सेप्ट किया गया है। इन दोनों के साथ साथ क्रिस की भी पूरी तरह से फट जाती है। एरा खुश होते हुए यूरियन से कहती है कि हम दोनों अभी स्कूल में एक साथ जा पाएंगे। यूरियन ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्या मैं एक ऑनर स्टूडेंट ऑफ मैजिक बन गया, आखिर ये सब हुआ कैसे। तो रिकी यूरियन के पास आते हुए कह रहा होता है यूरिस ब्ला ब्ला, जहाँ तक मुझे याद है वो भी तुम्हारी ही हाइट का था। यूरियन रिकी को देखकर शॉक होते हुए सोचने लगता है ये तो वही लड़का है जिसके साथ मेरी फाइट हुई थी। रिकी यूरियन की तलवारबाजी को याद करता है और यूरियन से जाते जाते कहता है इसका तो सवाल ही नहीं उठता कि वो तुम हो। यूरियन रिकी को जाते हुए राहत की सांस लेता है कि आज तो मैं बाल बाल बच गया। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर यूरियन और एरा क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। एक क्लास खास तौर पर टॉप 10 में आए स्टूडेंट्स के लिए है और हमारे यूरियन के लिए भी। यूरियन सोचने लगता है आखिर इस दुनिया में क्या पढ़ाते होंगे। वैसे इस टाइम में स्वॉर्ड्स और मैजिक है तो मुझे लगता है कि यहाँ के टीचर्स काफी एडवांस्ड लेवल का पढ़ाते होंगे। मेरी उस पुरानी लाइफ से तो बेहतर ही होगा। तभी पीछे से रीजो इन दोनों पर चिल्लाते हुए कहने लगता है हे तुम दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ। क्रिस रीजो से कहने लगता है आखिर तुम इतना लेट क्यों हो गए। जिसे सुनते ही रीजो क्रिस की तरफ गुस्सा होते हुए कहता है आखिर तुम्हारा इससे कौन सा लेना देना है। क्रिस भी चिढ़ते हुए कहता है तुम्हें तो नोबल होते हुए एक मिसाल सेट करनी थी लेकिन तुम तो इन लो बॉर्न से भी लेट आए हो। रीजो का दिमाग फट जाता है कि ये साला प्रिंसिपल बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। क्रिस रीजो से कहता है मेरी रैंक तुमसे ऊपर है तो इसीलिए कल से लेट नहीं होना। रीजो डेडली लुक के साथ कहने लगता है अच्छा तो तुझे लगता है कि तू मेरे से ज्यादा पावरफुल है, क्या तू मरना चाहता है। एरा यूरियन से कहती है देखो वो लड़ाई कर रहे हैं। यूरियन बिना टेंशन लिए ही एरा से कहता है चलो वहाँ पर बैठ जाते हैं। जेड एरा को देखकर प्यार में डूब ही जाता है और जब एरा और यूरियन नीचे बैठ जाते हैं तो जेड एरा के पीछे से आकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। एरा भी थोड़ी नर्वस होते हुए हाय हेलो कहती है। यूरियन सोच रहा होता है कि ये बंदा एरा पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। जेड यूरियन से बात करते हुए बोलता है
अच्छा तो तुम एरा के छोटे भाई हो। यूरियन कूल बनते हुए कहता है, नहीं मैं और एरा खून के रिश्ते से भाई बहन नहीं है। जेड चिढ़ते हुए यूरियन से कहता है, अच्छा ये बात है, मैं भी काफी क्यूरियस हूँ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम एक ऑनर स्टूडेंट ऑफ मैजिक हो। हम इन चारों को देखते हैं जिनसे काफी ज्यादा गुस्से टाइप का ऑरा निकल रहा होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम एरा और यूरियन को देखते हैं जो रास्ते में चलते चलते बात कर रहे होते हैं। यूरियन एरा से कहता है, वैसे आज कुछ खास नहीं था, मैंने सुना है कि कल से असली लेसन स्टार्ट होने वाले हैं। मैं काफी ज्यादा बेचैन हूँ कि कल क्या होगा। एरा कहती है, यूरियन आखिरकार हम दोनों मैजिक स्कूल में आ ही गए, तो चलो अपने दूसरे भाई बहन के आने तक इस स्कूल में अपना टाइम एंजॉय करते हैं। यूरियन भी हाँ कह देता है। तो ये दोनों लड़के पीछे से इनकी तरफ आते हुए कहने लगते हैं, वाओ लो बॉर्नस, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आखिर ये कैसे मुमकिन है, क्या उन्हें सच में हमारी स्कूल में एडमिशन मिल गया। ये मोटा लड़का कहने लगता है, ये तो मेरे एग्जाम के वक्त मुमकिन ही नहीं था, क्या ऐसे लोग इस स्कूल में पास हो जाए। यूरियन खुश होते हुए सोचने लगता है, शायद वो सेकंड ईयर के होंगे, ऐसे हर कॉमिक में तो ऐसे किस्म के लोग मिलते ही रहते हैं। ये लोग इन दोनों से कहते हैं, चलो चलो आपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट दो। ये दोनों जब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो ये बंदे इन्हें अपने कपड़े निकालने का कहकर बोलते हैं, तुम जैसे लो बॉर्नस हमारे जैसे नोबल्स की तरह के कपड़े पहनने के लायक नहीं हो। ये मोटा सांड यूरियन को ऊपर उठाकर उसे कपड़े निकालने का कहता है, लेकिन इस मोटे सांड की फटने लगती है क्योंकि यूरियन से काफी ही भारी लग रहा था। तभी जेड पीछे से इन दोनों को रोकने लगता है, मगर ये बंदा उल्टा उसे भी इन्हें रिस्पेक्ट देने को कहता है क्योंकि ये सीनियर जो है। एरा यूरियन को बचाने लगती है, लेकिन ये मोटा सुअर एरा को एक जोर का मुक्का मार देता है जिसकी वजह से एरा काफी ज्यादा जख्मी होकर नीचे गिरने लगती है। यूरियन ने देखकर काफी ही गुस्सा हो जाता है। इसी के साथ सीन प्रिंसिपल ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम हाईवॉन को देखते हैं जो कि एक एक्स वॉरियर है। प्रिंसिपल इसका काफी शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इसने एडवांस्ड क्लास को पढ़ाने का जिम्मा लिया है। हाईवॉन चाय पीते हुए कहती है, वैसे मेरे पास कुछ और तो था नहीं करने के लिए, तो सोचा यही कर लूं। प्रिंसिपल सुनकर कहने लगता है, हाईवॉन तुम्हें थोड़ी सी तो दिलचस्पी दिखानी चाहिए, इस साल की एडवांस्ड क्लास काफी ही सही साबित होने वाली है। हाईवॉन कहती है, क्या सही? वैसे सर कहीं आप उन दोनों भाई बहन की बात तो नहीं कर रहे? एरा का तो मैं समझती हूँ, एक लो बॉर्न होते हुए उसने अपनी तलवार में माना को ट्रांसफर किया था। अगर वो एक नोबल फैमिली में पैदा होती तो वो एक अच्छा भविष्य बना पाती। लेकिन मैं यूरियन के बारे में कंफ्यूज हूँ। जी ने तो कहा था कि वो टैलेंटेड तो है, लेकिन उसने अपने आप को अभी तक साबित नहीं किया। हाईवॉन प्रिंसिपल से कहती है, जरा बाहर तो देखिए, मुझे लगता है आपका वो बच्चा खतरे में है। प्रिंसिपल इस सब को देखते हुए कहने लगता है, आखिर इन सब की हिम्मत कैसे हुई स्कूल में ये सब करने की। हाईवॉन प्रिंसिपल को इंतजार करने का कहती है ताकि वो इस मोमेंट पे यूरियन को ऑब्जर्व कर पाए कि आखिर वो इस सिचुएशन में क्या करता है। मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आपका ऑनर स्टूडेंट आखिर क्या करता है। उस मोटे सांड ने जब एरा को जख्मी कर दिया था तो तब यूरियन को काफी गुस्सा आया था। अब यूरियन एक ही पल में इस मोटे से अपने आप को आजाद करके एरा को अपनी बाहों में पकड़ते हुए उससे दूर ले जाता है। जेड बीच में आते हुए कहता है, यूरियन तुम्हें जल्दी से एरा को नर्स के ऑफिस में ले जाना होगा और तब तक मैं इन दोनों को यहीं पर रोक के रखता हूँ। निगिल चिढ़ते हुए कहने लगता है, अबे चूसे तेरी बीच में आने की हिम्मत भी कैसे हुई। हम इस मोटे सांड को देखते हैं जिसके चेहरे के भाव भाव बिल्कुल ही बदल चुके हैं क्योंकि ये बंदा ये देखकर शॉक में आ चुका था कि यूरियन ने इसकी ग्रिप से अपने आप को छुड़ाया, तो छुड़ाया कैसे। इससे तो ये भी याद नहीं कि आखिर इसने यूरियन को जाने कैसे दिया। यूरियन एरा को देखकर कहता है, जब उस साले मोटे गेंडे ने एरा को पंच किया था तो उसने अपने मुक्के में माना को ट्रांसफर किया था। क्या इस बंदे का दिमाग घूम गया है? क्या ये भूल चुका है ये सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है? टाइम आ चुका है अपनी पावर्स को छुपाते हुए इस बंदे को सबक सिखाने का। मोटा सांड जेड से रेसलिंग करने लगता है, लेकिन बेचारे की पैंट गीली हो जाती है क्योंकि जेड इससे काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोटा सांड निगिल को मैजिक यूज करने का कहता है। निगिल मैजिक यूज करने लगता है। यूरियन जेड को साइड हटने का कहता है और अपनी हीलिंग मैजिक से एरा को हील करने लगता है। इसे देखते ही ये सब काफी ही हैरान हो जाते हैं। यूरियन एरा से कहता है, एरा क्या तुम ठीक हो? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मैंने तुम्हें हील कर दिया है और अब बारी है इन सभी से निपटने की। यूरियन जब इनकी तरफ देखता है तो वो ये देखकर काफी ही कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इन्हें ये हुआ क्या। हाईवॉन दूसरी तरफ से कह रही होती है, सर क्या आपने इसी वजह से यूरियन को स्कूल में एक्सेप्ट किया था? जेड यूरियन से कहता है, आखिर तुमने अभी ये क्या किया? आखिर तुमने एरा के जख्मों को हील कैसे किया? यूरियन इसे सुनते ही कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने तो बस हील यूज किया। एरा पीछे से कह रही होती है, यूरियन हील तो। और इसी के साथ हम इन दोनों को देखते हैं जो हमें इस वर्ल्ड के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। ये दोनों बताते हैं कि इस दुनिया में खास तरह का मैजिक है जिसे जख्म ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि है हीलिंग मैजिक। लेकिन एक स्किल्ड हीलर का हीलिंग स्पेल 5 से 15 मिनट तक ही काम कर सकता है और साथ ही एक टॉप लेवल के सेंट को भी 5 मिनट चाहिए किसी को हील करने के लिए। इसी के साथ ये दोनों हमें टाटा बाय बाय कहकर चले जाते हैं। यूरियन ने सुनते ही कहता है, मुझे तो ये बिल्कुल भी पता नहीं था। वैसे हीलिंग स्पेल तो यूज करते ही काम करने लगता है। निगल इस हादसे को देखने के बाद कहने लगता है, अच्छा तो इसीलिए वो ऑनर स्टूडेंट ऑफ मैजिक है। मोटे सांड और जेड को तो काफी ही गुस्सा आ रहा था। जेड कहने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एरा को इम्प्रेस करने की। हाईवॉन अचानक से टपक पड़ती है और इन सभी से कहने लगती है, अब बस बहुत हुआ, अगर तुम सभी ने इसे यही नहीं रोका तो स्कूल तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेगा। एरा हैरान होते हुए सोचने लगती है कि आखिर ये कहां से
आई, लेकिन यूरियन को तो पहले ही पता था कि ये इन्हें चुपके से देख रही थी। हाइवॉन यूरियन की तरफ स्माइल देते हुए कहती है, लगता है इस साल काफी ही दिलचस्प होने वाला है। अब हम थोड़ी देर बाद हॉस्टल का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूरियन एरा से कह रहा होता है, वाओ हमें तो वीआईपी लेवल कमरे मिल गए। अरे देखो यहाँ पर तो एक बेड भी है। एरा तुम्हारा कमरा तो काफी ही शानदार है। यूरियन नकली सी मुस्कान देते हुए हंसने लगता है। एरा यूरियन से कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसी गजब की पावर थी, इंस्टेंट फुल रिकवरी। मैंने सुना है कि स्किल काफी रेयर होती है और काफी ज्यादा पावरफुल भी। वैसे एरा मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई खास बात है। एरा यूरियन से कहती है, मुझे पता है कि तुम जब ग्रेजुएट हो जाओगे तो तुम्हें खास जगहों पर काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। मुझे डर है कि तुम हम सभी से दूर हो जाओगे। लेकिन एरा, नहीं यूरियन, मैं पीछे नहीं रह सकती। एक बड़ी बहन होने के नाते ये तो मेरा काम है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूं और तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। यूरियन, मैं भी तो एडवांस्ड क्लास में हूँ ना। जब तक हम यहाँ हैं तब तक अपना पूरा जोर लगा देते हैं। एरा, हाँ हम ये कर सकते हैं। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर हाइवॉन इन सभी से कह रही होती है, बच्चों उम्मीद है कि तुम लोगों ने कल अच्छे से आराम कर लिया होगा। मैं हूँ हाइवॉन और मैं फर्स्ट ईयर एडवांस्ड क्लास के इंस्ट्रक्टर हूँ। हीना चौंकते हुए कहती है, वो तो हाइवॉन है, एक एक्स वॉरियर। हाइवॉन दोबारा कहने लगती है, तो तुम्हारे बेड्स कैसे थे, कंफर्टेबल थे ना? मुझे यकीन है कि तुम्हें वो जरूर पसंद आए होंगे। वैसे टाइप के रूम्स खास तुम्हारे लिए ही अरेंज किए गए हैं। तुम लोग अच्छा मजेदार खाना खा सकते हो। अच्छे स्टाइल के कपड़े खास तुम्हारे लिए ये डिजाइन किए गए हैं। साथ में तुम और भी आलीशान चीजों का मजा उठा सकते हो क्योंकि तुम एडवांस्ड क्लास में हो। लेकिन यहाँ पर एक डिमोशन सिस्टम है। तुमने एडवांस्ड क्लास में जगह तो बना ली, लेकिन अगर तुम्हारे ग्रेड्स नीचे गिर गए तो तुम्हें रेगुलर क्लास में जाना होगा। तुम सब लोगों को मैं बता दूं कि पिछले साल जो इस एडवांस्ड क्लास से ग्रेजुएट हुए थे उनका नंबर 0 था, मतलब कोई भी नहीं हो पाया। इसलिए मैं काफी ज्यादा उतावली हूँ कि आखिर कितने बच्चे तुम में से ग्रेजुएट हो पाएंगे। इसी के साथ हाइवॉन अपनी फर्स्ट लेसन को पढ़ाना स्टार्ट करती है। हम यूरियन को देखते हैं जो ये देखकर काफी ही हैरान होता है और क्रिस को भी काफी ही शौक लगता है क्योंकि इनका पहला लेसन मैथ करना था। क्रिस हाइवॉन से कहने लगता है, वैसे मैम क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, आखिर हम मैथ पढ़ क्यों रहे हैं? मुझे तो मैजिक सीखना है। हाइवॉन कहती है, अच्छा तो तुम मैजिक सीखना क्यों चाहते हो? क्रिस कहता है, सिंपल है मैम, क्योंकि मैं आपकी तरह एक पावरफुल मैजिशियन बनना चाहता हूँ। हाइवॉन कहती है, ये एक अच्छा जवाब है, लेकिन ताकतवर होने के लिए तुम्हारे पास माना और मैजिक के अलावा इस दुनिया के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उस नॉलेज के साथ तुम अपनी एबिलिटीज को सरपास कर सकते हो। हीना कहने लगती है, मैम आखिर नॉलेज से आपका क्या मतलब है? हाइवॉन एक फ्लेम को अपनी उंगली से बनाते हुए कहती है, आखिर तुम्हें इस फ्लेम को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? क्रिस कहने लगता है, मैम आसान है, इसमें तो और ज्यादा माना यूज करना है। इसी के साथ हाइवॉन उस फ्लेम को काफी ही ज्यादा तेज कर देती है और कहती है, और अब नॉर्मली ज्यादा माना को यूज करते जाएंगे, लेकिन क्या हो अगर तुम्हारा माना ही खत्म हो जाए? हीना जवाब देते हुए कहती है कि मैं तो किसी दूसरे मैजिशियन से मदद लूंगी। हीना, एक गलत जवाब है। हीना ये सुनकर काफी शर्मिंदा हो जाती है। हाइवॉन कहती है, एक फ्लेम को बढ़ाने के लिए एक और रास्ता है जिसमें माना की कोई जरूरत नहीं। इसी के साथ हाइवॉन विंड एनर्जी अपने हाथ से क्रिएट करके उसे फायर के साथ मिक्स कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फ्लेम टोर्नेडो बन जाता है जो दिखने में काफी ही गजब का है। एरा ये देखते हुए काफी ही हैरान हो जाती है, लेकिन हर बार की तरह यूरियन मूडी बनते हुए सोचता है, अरे यार ये तो कंबशन के बारे में बात कर रही है। वैसे गाइस आप में कोई साइंस स्टूडेंट ये देख तो नहीं रहा। हाइवॉन इन सभी को बताती है, यही तो कारण है जिसकी वजह से मैं तुम्हें माना से ज्यादा नॉलेज पर फोकस करने के लिए कह रही थी। तो चलो तुम्हारा एक सिंपल सा टेस्ट लिया जाए। जिसके बाद ये सभी टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। आखिर में जब रिजल्ट की बारी आती है तो इनमें से सिर्फ 3 लोगों का एक अच्छा स्कोर आया था। क्रिस काफी ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वैसे इन तीनों में सेरिथी पहले नंबर पे थी, उसके बाद रीजो। क्रिस तो बेचारा हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि रीजो तो इसके अब एल लगाने वाला था। रीजो इसे घूरते हुए कहता है, अच्छा बच्चे तो तू एक परफेक्ट स्कोर लाने में फेल हो गया। तू तो मुझे कहता रहता था कि एक नोबल को सबसे पहले क्लास में आना चाहिए, अब क्या हुआ? आज तो तेरी सिट्टी पिट्टी हुल हो गई। इसी के साथ हाइवॉन इन्हें बताती है कि 3rd प्लेस पर जो बंदा है वो है हमारा यूरियन। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और यूरियन की तरफ देखने लगते हैं। यूरियन हंसते हंसते सोचने लगता है, मैं अपनी पिछली लाइफ में कोरिया के उस सख्त से प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम का शिकार बना था। इस तरह के सवाल तो मैं सोते सोते अपने दिमाग में कर सकता हूँ। मैं इस स्कूल में सबसे ज्यादा स्मार्ट बच्चा हूँ। जेडे सुनकर काफी ही जलस हो जाता है और धीरे से कहता है, यूरियन अगली बार मैं तुमसे नहीं हारने वाला। हाइवॉन इन सभी से कहती है, अरे ये तो बस एक सिंपल सा टेस्ट था, तो चलो अब टाइम है तुम्हें इनाम देने का। हाइवॉन अपनी मैजिक से इन सभी बैजेस को इन्हें देने लगती है। गाइस ये बैजेस एडवांस्ड क्लास बैजेस हैं जिनकी मदद से इस स्कूल में हर तरह की सुविधाएं पा सकते हैं और हाँ ये ऐसा शानदार और मजेदार खाना भी खा सकते हैं। वैसे गाइस कहीं आपके मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है इसे देखकर? आपका तो पता नहीं, लेकिन यूरियन और एरा के मुंह से तो पूरा समंदर ही निकल रहा है। जिसके बाद ये दोनों खाने पर चपट पड़ते हैं और सब कुछ सफा चट कर देते हैं। अब हम आगे
का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी एक मैदान में आ चुके थे। हाइमोन इन सभी से कहती है, तो बच्चों आप सब ने खाना तो एंजॉय कर लिया है ना, हमारा अगला लेसन होने वाला है बीस्ट हंटिंग। सुबह के टेस्ट की तरह इससे भी तुम्हारे ग्रेड्स पर असर पड़ सकता है। एरा वो सब खाने के बाद काफी ही एनर्जी में आ गई है। एरा तो ये तो कह देती है, मैं तो फर्स्ट रैंक लाऊंगी। हाइमोन कहती है, तुम तो बस फर्स्ट ईयर के हो और काफी छोटे और कमजोर हो उन बीस्ट्स को हंट करने के लिए, इसीलिए मैंने तुम्हारे सीनियर्स को बुलाया है तुम्हें गाइड करने के लिए। तो चलो अपने अपने सीनियर्स के साथ ग्रुप बना लो। अरे भाई ये मोटा गेंडा तो पहले ही डेथ फिश दे रहा है। यूरियन बेचारा कह रहा होता है कि इनके साथ ही फंस गए यार। थोड़े टाइम के बाद हम इन हरामी सेकंड ईयर वालों को देखते हैं जो इन सभी से कह रहे होते हैं, वैसे अगर हमने टीचर को बता दिया कि तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो इससे तुम्हारे ग्रेड्स काफी ही कम हो जाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर तुम एक पालतू कुत्ते की तरह हमारी बात मानते रहोगे तो हम तुम्हारे लिए फरिश्ते भी बन सकते हैं और डीमंस भी। जेड कहने लगता है, एरा यूरियन मुझे माफ करना, मगर मुझे लगता है हमें फिलहाल के लिए इनकी बात माननी पड़ेगी, अगर वो हमारे साथ गलत बर्ताव भी करते हैं तब भी, क्योंकि मुझे एडवांस्ड क्लास में रहना है। एरा भी कहने लगती है, हाँ हमें ये करना ही होगा, लेकिन क्या वो हमें अच्छे मार्क्स देंगे अगर हमने अच्छा बर्ताव किया। और ये साले हरामखोर काफी ही गंदी तरीके से हंस रहे होते हैं। इसी के साथ यूरियन सोच रहा होता है, ये साले अजीब लोग, मैं इन्हें हमारे ग्रेड्स को खराब नहीं करने दे सकता। तो अब यूरियन के दिमाग में एक आइडिया आता है और दोनों से कहता है, अरे देखो हमारे अच्छे और काबिल सीनियर्स, जिसे सुनते ही ये चिढ़ जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिर इसे हो क्या गया, मुझे तो ये भी पता नहीं लग रहा कि ये साला अच्छा बन रहा है या बुरा। यूरियन कहने लगता है, क्या हो अगर हम एक शर्त लगाए। अबे तू शर्त लगाएगा, तुझे तो कुछ भी नहीं आता, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे साथ शर्त लगाने की। यूरियन कहता है, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं आखिर क्या कर सकता हूँ। निखिल जोर से चिल्लाकर यूरियन को रुकने का कहता है और इन सब की तरफ एक ड्रम फेंक देता है जिसमें बहुत सारे तलवारें थी और इन सब से लड़ने को कहता है। ये मोटा सांड तो काफी ही अजीब है, तलवार तक को चाट रहा है, मन करता है इसकी जबान ही कट जाए। निखिल सभी से कहता है, चलो हमें हरा के दिखाओ, और हाँ वैसे ये असली तलवार है तो काफी सावधान रहना। इसे सुनते ही ये तीनों शॉक हो जाते हैं। यूरियन कहता है, क्या एक असली लड़ाई, तुम हमसे कहना चाहते हो कि हम तुमसे लड़े, वो भी इन असली तलवारों से। निखिल हंसते हुए कहता है, वैसे कहीं डर मत जाना, हम उतने भी जालिम नहीं है। निखिल अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी ये तीनों खुश होकर कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया। और जेटो रोकर कहता है, मम्मा लगता है मेरी एडवांस क्लास की जगह अभी भी सेफ है। इसे सुनते ही इन बेचारों का पूरा और डाउन हो जाता है और तभी ये दोनों कहने लगते हैं, तो चलो इसे सच में करते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम इन सभी को देखते हैं जो फाइट कर रहे होते हैं। मोटा एरा पर हमला करता है लेकिन एरा इसे हवा में ही रोक लेती है। मोटा सोचने लगता है, अरे मैं तो इसे इसकी तलवार के साथ काटने वाला था, लेकिन इसने तो मेरी ब्लेड को रोक दिया, क्या इसका मतलब ये है कि इस दोबार ने अपनी तलवार में माना को ट्रांसफर किया। एरा सोचने लगती है, जब इन दोनों ने हम पर पहली बार अटैक किया था तब मैं यूरियन को क्या खुद को भी बचा नहीं पाई थी, उसकी वजह थी मैं शांत बिल्कुल भी नहीं थी। और इसी के साथ हम पहली बार एरा का ये वाला फेस देख पाते हैं। मोटा निगल से कहता है, मुझे मैजिक की जरूरत है। निगल मोटे पर एक शील्ड आर्मर क्रिएट कर देता है, लेकिन तभी जेड गजब की स्पीड से निगल की तरफ आता है और इसकी वॉन्ड को तोड़ देता है। निगल को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि आखिर उसकी वॉन्ड टूट कैसे गई। हम जेड को देखते हैं जिसने अपनी डार्क मैच ब्लेड से निगल की वॉन्ड को तोड़ डाला था और अपने ब्लेड को गायब करते हुए कहता है, सबसे पहले मैजिशियन का खात्मा करना, यही तो गेम का रूल है ना। मोटा परेशान होते हुए कहता है, तो चलो मैं भी तुम्हारे मैजिशियन को खत्म कर देता हूँ, और यूरियन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एरा यूरियन को बचाने आती है और कहती है, मैं तुम्हें वो बिल्कुल भी नहीं करने दे सकती। जब मोटा यूरियन की तरफ आ रहा होता है तो तभी यूरियन मुस्कुराते हुए अपना डार्क ऑरा रिलीज कर देता है जिससे ये मोटा एक ही जगह जम सा जाता है। तभी एरा यूरियन को पीछे देखने का कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यूरियन के पीछे एक बीस्ट खड़ा था जो उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी एरा बीच में आकर यूरियन को बचा लेती है, मगर बीस्ट का अटैक एरा पर लग जाता है। जेड अपना मैजिक ब्लेड निकालते हुए सेकंड फॉर्म अटैक हीलिक्स उस बीस्ट पर कर देता है जो सीधा बीस्ट के सर को चीर देता है। गाइस ये अटैक तो काफी ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। ये सब देखते ही इस मोटे की तो पूरी तरह से फट जाती है और खुद से बात करते हुए कहता है, जेड ने उसे एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया, लेकिन वो लड़की पक्का मर गई होगी, मगर यूरियन ने तो एरा को अपनी इंस्टेंट फुल रिकवरी से पूरी तरह ठीक कर दिया होता है, जिसे देखकर ये बंदा पागल हो जाता है और कहता है, ये लोग सच में एडवांस्ड स्टूडेंट्स हैं। जेड एरा से कह रहा होता है, एरा तुम मेरा वेस्ट पहन सकती हो। गाइस अब ना जेड तो मुसीबत के टाइम काफी ही खतरनाक हो जाता है, ये हमें मानना तो पड़ेगा। मोटा इन सभी से कहता है, तुम चूजे लोग इस टेस्ट में पास हो गए हो, हम तुम्हें खराब मार्क्स नहीं देंगे, लेकिन यूरियन तुम इस टेस्ट में पास नहीं हुए हो, तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी तो अमेजिंग है, लेकिन ये बस एक सपोर्ट स्किल है। निखिल भी कह पड़ता है, हाँ तुम बस एक कमजोर इंसान हो, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। एरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यूरियन सोचने लगता है, ये सच में सबसे बेस्ट साइड कैरेक्टर्स है, वैसे मानना तो पड़ेगा इनके बगैर हमें अभी तक मजा बिल्कुल भी नहीं आता। इसके बाद हम जंगल में एक घर को देखते हैं जहाँ पर हाइमोन इन सभी के साथ चाय पी रही होती है।
हाइवॉन कहती है क्या हमें इस वक्त चाय पीनी चाहिए थी, बाहर तो एग्जाम चल रहा है। ये दोनों कहती है तुम सेकंड ईयर के बच्चों पर भरोसा कर सकती हो, हम इंस्ट्रक्टर्स को भी तो ब्रेक चाहिए होती है। हाइवॉन सोचती है ये थ्योरी लेसन को अचानक से ही एक बीस्ट हंटिंग में चेंज कर दिया और ये दोनों तो मुझ पर नजर भी रख रहे हैं, वैसे कोई तो गड़बड़ होने वाली है। लेकिन तभी हाइवॉन कहती है वैसे मेरे स्टूडेंट्स आपके सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के साथ सेफ तो रहेंगे ना। ये सुनते ही ये दोनों नकली सी हंसी के साथ कहते हैं हाँ हाँ वो तो ठीक ही रहेंगे, उनको क्या ही हो सकता है। हाइवॉन एक कोल्ड लुक देती है और सोचने लगती है वैसे अगर उन्होंने मेरे स्टूडेंट्स को हाथ भी लगाया तो क्या मुझे उनकी बहादुरी की दाद देनी होगी या। और इसी के साथ हाइवॉन एक खतरनाक प्रेशर रिलीज करती है जिससे इन दोनों की हालत खराब होने लगती है। लेकिन तभी हाइवॉन रुक जाती है और सोचती है वैसे उन्हें क्या ही होगा, वो तो एडवांस्ड क्लास के बच्चे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मोटे को देखते हैं जिसने जेड को किसी जगह लाया था और डरते डरते कहता है सर मैं जेड को अपने साथ ले आया। इसी के साथ हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम लैरिल है और ये बंदा सेकंड ईयर में रैंक नंबर 1 पर है। हमें बताया जाता है कि मैजिक स्कूल के सेकंड ईयर को कहा जाता है डेविल्स डेन। उसकी वजह ये बंदा है क्योंकि पिछले साल जब बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के बाद स्कूल में आए थे तो लैरिल उन सभी से कह रहा था तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। लेकिन जब इन बच्चों ने लैरिल की बात नहीं मानी तो इसने उन सबको मार मार कर अधमरा कर दिया। इन लड़कों में से 3 ऐसे थे जिन्होंने लैरिल के सामने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ एडवांस्ड क्लास में बस 4 बच्चे ही मौजूद है। जेड सोच रहा होता है कि आखिर ये पूरा सेकंड ईयर यहाँ पर कर क्या रहा है। तभी लैरिल जेड से कहता है जेड यहाँ आने से पहले मैंने तेरी फैमिली के बारे में सुना कि हाउस ऑफ मैजिक ब्लेड आजकल काफी मुश्किलों से गुजर रहा है, तुम्हारे ऊपर काफी ही ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि तुम्हारी फैमिली की किस्मत तुम्हारे ग्रेजुएट होने पर ही तो है और वो भी एडवांस्ड क्लास से। इसी के साथ हमें जेड का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बाप चिल्ला कर कह रहा होता है आखिर ये मैजिक टूल्स है क्या, आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि जो मैजिक ब्लेड्स को पहले यूज नहीं कर सकते थे वो अब उन्हें आराम से हैंडल कर सकते हैं। जेड बताता है कि किंगडम में मैजिक टूल्स ने काफी ही तरक्की जैसे कि एक्वा वॉन्ड जिससे पानी को क्रिएट कर सकते हैं और एक फायर ब्रीथिंग मैजिक ब्लेड और इन्हीं की वजह से हमारी फैमिली अब सड़क पर आने की कगार पर है। जेड का बाप जेड को जोर से पकड़ते हुए कहता है जेड तुम्हें एडवांस्ड क्लास से ग्रेजुएट होना होगा ताकि हम ये बता सके कि हाउस ऑफ मैजिक ब्लेड अभी भी जिंदा है। जेड तुम्हें ये करना ही होगा, अगर तुम फेल हो गए तो हमारी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। प्रेजेंट में आते ही लैरिल जेड से कहता है मैं तुम्हें एडवांस्ड क्लास से ग्रेजुएट करा सकता हूँ। जेड ये सुनकर हैरान हो जाता है। लैरिल बताता है आज के हमारे इस एग्जाम को बड़ी बड़ी हस्तियां ऑब्जर्व कर रही है और उन्होंने मुझे एक मिशन दिया है, अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा ग्रेजुएट होना पक्का। ये तो उन पावरफुल लोगों के लिए मक्खी मारने जैसी बात होगी। जेड को यकीन ही नहीं होता लेकिन लैरिल उसे समझाता है कि ये सब सच है, तुम्हें बस उन 2 लोबॉर्नर्स के पास वापस जाना होगा और वो करना है जो मैं तुम्हें कहूंगा। इसके बाद हम एरा और यूरियन को देखते हैं जो जेड को देखकर कहते हैं आखिर जेड तुम अभी तक थे कहाँ, क्या उन्होंने तुम्हें मारा, हम तुम्हारी काफी चिंता कर रहे थे। यूरियन कहता है आखिर वो सेकंड ईयर्स कहाँ चले गए। हम जेड को देखते हैं जिसने अपने ब्लेड को समन करना शुरू कर दिया था। यूरियन इसे नोटिस कर लेता है और एरा की तरफ चिल्लाता है। एरा यूरियन की तरफ मुड़ने लगती है कि तभी जेड पीछे से एरा पर अटैक कर देता है। यूरियन बीच में आकर एरा को बचा लेता है और जेड से कहता है जेड तुम्हें नहीं लगता कि ये मजाक अब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। हम देखते हैं कि जेड ने इन दोनों को एक स्वॉर्ड प्रिजन में कैद कर दिया। यूरियन जेड पर चिल्लाता है लेकिन जेड यूरियन को समझाता है तुम्हें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इन ब्लेड्स में जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम इन पर कोई भी अटैक करोगे तो हील करने से पहले ही तुम मर जाओगे। जेड कहता है एरा यूरियन मुझे माफ कर देना, तुम अभी के लिए बस ऐसे ही रहो। उन सेकंड ईयर वालों ने मुझे कहा कि मैं इस लेसन में अकेले ही पॉइंटर्स ले सकता हूँ, मुझे इस एडवांस्ड क्लास में रहना है। तुम लोग तो लो बॉर्नर्स हो, आखिर तुम्हें रेगुलर क्लास में जाने से क्या ही फर्क पड़ेगा। जब ये लेसन खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, मुझे तुम दोनों माफ कर देना। इसके बाद सीन आगे शिफ्ट होता है और हम लैरिल को देखते हैं जिसने जेड को काफी ही जख्मी कर दिया होता है और कहता है आखिर तुमने ये क्या कर दिया, मैंने तुम्हें उन दोनों की टांगे काट कर लाने को कहा था ना, क्या तू मेरे मतलब एक एलीट के ऑर्डर्स को मानने नहीं वाला। और इसी के साथ हम जेड का पास्ट याद करते हैं जहाँ पर लैरिल ने इसे बताया था कि हमें उन दोनों को असैसिनेट करने का मिशन मिला है क्योंकि वो पावरफुल लोग नहीं चाहते कि लो बॉर्नर्स इस मैजिक एकेडमी में पढ़े, हमें इस मिशन को किसी भी हालत में कंप्लीट करना होगा। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है और लैरिल जेड से कह रहा होता है जेड मुझे ये तेरी बात समझ नहीं आ रही, मुझे तो लगता था कि तुझे ग्रेजुएट होना है, आखिर तुम लो बॉर्नर्स के लिए अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगा रहा है। जेड कहता है वो कोई लो बॉर्नर्स नहीं है, वो एरा और यूरियन है, मेरे अच्छे दोस्त। लैरिल कहता है अरे अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं स्कूल को खुले, तो तू इतनी जल्दी क्लोज कैसे हो गया उनके साथ। जेड कहता है ये उसके बारे में नहीं है, एरा के पास तलवारबाजी के लिए काफी टैलेंट है और यूरियन वो तो कमजोर है। वैसे मुझे उसकी एक बात से नफरत तो है कि वो ऑनर स्टूडेंट ऑफ मैजिक है लेकिन वो काफी स्मार्ट है, वो एक
एक दिन इस किंगडम के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा और उसके पास हीलिंग एबिलिटीज है। लोग उसे काफी पसंद करेंगे और वो लाखों लोगों को हील कर सकता है। वो हमारे इस किंगडम के लिए अच्छा भविष्य ला सकते हैं। लैरिल कहता है, यार एक अच्छा भविष्य, लेकिन मुझे लगता है कि तेरी फैमिली के लिए अब तबाही ही इंतजार कर रही है। जेड, अभी भी देर नहीं हुई है, तू मेरा हाथ फिर से पकड़ सकता है। लोबोर्नस की मौत तो पक्की है, तू अपने छोटे भाई बहन की चिंता कर, उन बेचारों ने तो कुछ गलत भी नहीं किया। जेड, मेरा हाथ थाम ले और अपनी फैमिली को बचा ले। जेड लैरिल की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी वो उसका हाथ दूर करते हुए कहता है, दफा हो, मैं अभी भी हार नहीं चुका हूँ, मैं अपने दोस्तों और अपनी फैमिली दोनों को बचाऊंगा। लैरिल जेड की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुझे इसका पछतावा होगा। जेड अपने ब्लेड को जल्दी से समन करना शुरू करता है और कहता है, मुझे इस सिचुएशन को शांत दिमाग से हैंडल करना होगा, अगर मैं फेल हो गया तो एरा और यूरियन खतरे में आ जाएंगे। लैरिल कहता है, 10 बार मैं तेरे अंदर ये चाकू घुसाने वाला हूँ और उसके बाद मैं उन दोनों को भी खत्म कर दूंगा। लैरिल जेड की तरफ बढ़ता है। जेड इस अटैक से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, मगर उसकी बॉडी हिलने का नाम नहीं लेती और तभी लैरिल जेड की पीठ में चाकू घुसा देता है। जेड का मुंह से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है और लैरिल हंसते हुए जेड को दूर फेंक देता है। क्या जेड आज मरने वाला है और क्या यूरियन और एरा अपने आप को इस लैरिल दरिंदे से बचा भी पाएंगे? तो गाइस, यही थी आज की वीडियो, और अगर आप सब चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हाँ, आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।